Welcome to ब्रैग्मा बियॉन्ड बेसिक बीएमएस। आई एम डॉक्टर जावेद और मैं आपको इस चैनल पे रोग निदान पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, कंसेप्ट बेस्ड और क्लिनिकल अप्रोच के साथ, ताकि आप एग्जाम पास करने के साथ एक अच्छे डॉक्टर भी बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रोग निदान का पेपर 1 का चैप्टर 6, मतलब दोष, विकृति एवं निदान पंचक। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज निदान की परिभाषा एंड पर्याय। निदान शब्द संस्कृत के निर, उपसर्ग तथा दिस धातु में, ध्यान रखना, लियोट प्रत्यय लगाकर बने। आयुर्वेद में निदान शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। सबसे पहले व्याधि जनक हेतु, मतलब बीमारी पैदा करने वाले कारण, और दूसरा होता है व्याधि बोधक, मतलब बीमारी को पहचानने के तरीके, जैसे निदान पंचक में यूज करते हैं ना। उसके बाद अगर बात करें निदान को इन टर्म्स ऑफ व्याधि जनक हेतु की परिभाषा, विभिन्न आचार्यों ने रोग के कारणों को इस प्रकार परिभाषित किया। कैसे? दैट इज, ये माधव निदान का श्लोक है, निदानम तवादि कारण, मतलब रोग का जो सबसे पहला कारण है वही क्या है? निदान है। अगर बात करें निदान के पर्याय की या एवं उनके सूक्ष्म निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण, निदानम, आहु, पर्याय, मतलब निमित्त हुआ, हेतु हुआ, आयतन हुआ, प्रत्यय, उत्थान और कारण, ये सभी क्या है? निदान के पर्याय, मतलब निदान के पर्यायवाची शब्द हैं या फिर सिनोनिम से। ये सभी पर्यायवाची हैं, फिर भी इनके विशिष्ट अर्थ, मतलब डीप मीनिंग अलग अलग है। कैसे अलग है? जैसे निमित्त, इसका अर्थ क्या था? आवश्यक। जैसे किसी घृणित वस्तु को देखने मात्र से उल्टी या मानसिक रोग हो जाना, वो क्या है? उसको हम निमित्त बोलेंगे। हेतु कहने का मतलब प्रयोजक, कर्ता या फिर प्रेरक, यह दोषों को उभारने वाला मुख्य कारण होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेतु बोलेंगे। आयतन का मतलब क्या होता है? मतलब स्थान या भूमि, जैसे उड़ीसा की भूमि रक्त विकारों का घर है, या जंगल देश वात रोगों का आयतन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयतन। अगर बात करें प्रत्यय का, तो होता है विश्वास, रोगी के गलत विश्वास से उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे शंका विष से सांप न काटने पर भी सांप काटने का भ्रम होना। उसका उत्थान, शरीर में दोष, धातु या मलों का उभरना, जैसे शीत पीत का अपने समय पर उभरना। उसके बाद बात करें कारण, जैसे अभिशाप आदि भी रोगों के कारण माने गए हैं। उसके बाद बात करें निदान के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ इटियोलॉजी, जैसे आपका सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने हेतुओं का काल और शक्ति के आधार पर ये महत्वपूर्ण क्या किया है? क्लासिफाइड किया। कौन कौन से? जैसे अगर बात करें सन्निकृष्ट, तो सन्निकृष्ट कहने का मतलब इमीडिएट कॉज, जो कारण बिना संचय काल के तुरंत रोग उत्पन्न कर दे, जैसे दिन, रात या भोजन के समय दोषों का बढ़ना, चोट लगना, सभी एक्यूट रोग सन्निकृष्ट हेतु से होते हैं। मतलब ये क्या है? मतलब इमीडिएट कॉज आपको दिख जाए, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज सन्निकृष्ट बोलेंगे। अगर बात करें विपकृष्ट में, जिसको बोलते हैं डिलेड कॉज, जो कारण संचय काल के पश्चात रोग उत्पन्न करे, जैसे हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ वसंत ऋतु में जाकर क्या होता है? रोग पैदा करता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड वाले सारे माइक्रो ऑर्गेन्स इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें व्यभिचारी, मतलब वीक कॉज, जो हेतु दुर्बल होने के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। मतलब क्या है? निदान तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या है? बहुत ज्यादा वीक है। वीक होने से क्या होता है? वीक होने से क्या हुआ? रोग उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी या फिर हमारा जो ओज है या फिर बल है, वो कहता है ज्यादा डोमिनेंट हो। यदि शरीर की इम्यूनिटी प्रबल हो तो ये कारण रोग नहीं कर पाते। उसके बाद अगर बात करें प्रधानिक, मतलब पोटेंट कॉज, उग्र स्वभाव के कारण जो शीघ्र ही दोषों को प्रकोपित करके रोग उत्पन्न करे, जैसे विष, मदाते, सेप्टिसिमी। बेसिकली क्या होते हैं? मतलब तुरंत इन्फेक्शन कॉज करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रधानिक या फिर पोटेंट कॉज। उसके बाद मूलभूत तीन कारण, मतलब थ्री फंडामेंटल कॉजेस, जैसे आयुर्वेद के अनुसार रोगों के तीन ही मूल कारण, वो को क्या है? दैट इज असात इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। इन तीनों के भी तीन तीन योग है, मतलब हीन योग, अति योग और मिथ्या योग होते हैं। अगर बात करें दैट इज असात में इंद्रिया स्वर, मतलब सेंसरी स्ट्रेस, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया और एक मन इंद्रिया, ये टोटल मिला के कितनी होती है? 11 इंद्रियों का इनके विषय, मतलब इनके विषय क्या होते हैं? जैसे साउंड हो गया, लाइट हो गया, के साथ इनका क्या? बहुत ज्यादा यूज करना, बिल्कुल भी नहीं यूज करना और गलत तरीके से यूज करना, इनके क्या? इसके टोटल 33 प्रकार कंसिडर किए गए। उसके बाद बात प्रज्ञा परत, मतलब इंटेलेक्चुअल ब्लंडर या फिर कॉग्निटिव वेस्टेज, धी, धृति और स्मृति के भ्रष्ट होने पर मनुष्य द्वारा जो अशुभ गलत कार्य किया जाता है, उसे क्या होते हैं? प्रज्ञा अपराध। मतलब हमें, मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों के तीन योग से कुल कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 9 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगर बात करें परिणाम, मतलब काल, मतलब इकोलॉजिकल स्ट्रेस, काल, समय, ऋतु का हीन, अति या मिथ्या योग, यही तीनों मनुष्य में शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु।
दोष हेतु कहने का मतलब जो कारण केवल दोषों मतलब वात पित्त कफ को बढ़ाए, जैसे क्या है वर्षा ऋतु में वात का बढ़ना। व्याधु हेतु कहने का मतलब जो कारण सिर्फ आपका व्याधि उत्पन्न करे उसको क्या बोलेंगे, दैट इज व्याधि हेतु। जैसे क्या है कि मतलब मिट्टी खाने से सीधा क्या होता है, पांडु रोग होता है। स्पाइसी फूड्स खाने से क्या होता है, अम्लपित्त मतलब हाइपर एसिडिटी होती है। उसके बाद अगर बात करें दैट इज उभय हेतु, जो दोष भी बढ़ाए और रोग भी उत्पन्न करे उसे क्या बोलेंगे, उभय हेतु मतलब दोनों उत्पन्न कर रहा है। जैसे विदाही अन्न खाकर हाथी या ऊंट की सवारी करना सीधा क्या होता है, वात रोग या फिर वात रक्त रोग पैदा करता है। उसके बाद अदर क्लासिफिकेशंस की बात करें, जैसे उत्पादक और व्यंजक हेतु मतलब उत्पादक कहने का मतलब संचय करने वाला, जैसे हेमंत का क्या होता है, मधुर रस। और व्यंजक कहने का मतलब उभारने वाला, जैसे वसंत का शूर्यता। बाह्य और आभ्यंतर हेतु कहने का मतलब बाह्य का मतलब आहार विहार का जीवाणु, और आभ्यंतर कहने का मतलब शरीर के दोष और दूसरे। उसके बाद प्राकृत और वैकृत प्रकोप। प्राकृत कहने का मतलब स्वभावतः अपनी ऋतु में बढ़ना, वो क्या होता है, सुख साध्य होता है। और वैकृत कहने का मतलब ऋतु के विपरीत बढ़ना, वो क्या होता है, दुसाध्य होता है। उसके बाद अनुबंध और आपका अनुबंध। अनुबंध कहने का मतलब स्वतंत्र और प्रधान दोष या फिर व्याधि, मतलब क्या वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। और अनुबंध कहने का मतलब जो परतंत्र होगा, गौण दोष जो उपद्रव स्वरूप आता है, मतलब क्या जो डिपेंडेंट होता है, जो किसी डिजीज के उपद्रव के फॉर्म में आता है, उसको क्या बोलेंगे, अनुबंध बोलेंगे। उसके बाद त्रिदोष प्रकोप के विशिष्ट कारण क्या। अब हम यहाँ पे देखेंगे वात पित्त और कफ के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो तीनों को प्रकोप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले वात प्रकोपक हेतु देखें, जैसे अति व्यायाम, अप तड़पन, गिरना, हड्डी हड्डी टूटना, रात्रि जागरण, वेग विधारण, अतिशोक, शीत, भय, रुक्ष आहार, क्षोभ, कसाय तिक, कटुरस, वर्षा ऋतु, भोजन पचने के बाद का समय और साय का, ये सारे क्या होते हैं, वात एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, मतलब वात को बढ़ाने वाले हैं, मतलब वात को प्रकोपित करते हैं। अगर बात करें पित्त प्रकोपक मतलब पित्त एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से, कटु अमल उष्ण तीक्ष्ण, लवण विदाई अन्न, क्रोध, उपवास, धूप, स्त्री प्रसंग, तिल दधि मद शुक्त, कांजी भोजन पचने के समय, शरद और ग्रीष्म ऋतु, मध्या और अर्धरात्रि, ये सब क्या है इन टाइम्स में, और ये सारे फैक्टर से पित्त प्रकोपित होता है। उसके बाद बात करें कफ प्रकोप मतलब गुरु द्रव्य, मधुर रस, अति स्निग्ध, दुग्ध, इक्षु इक्षुविकार, द्रव्य पदार्थ, दधि, दीवा स्वप्न, अति स्नेह, निमित्त आहार, हेमंत शिशिर ऋतु, प्रातः काल, भोजन के तुरंत बाद और वसंत ऋतु में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। निदान पंचक एंड उसका नैदानिक इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। आयुर्वेद ने रोगों का संपूर्ण ज्ञान के लिए मतलब पैथोफिजियोलॉजी एंड डायग्नोसिस के लिए 5 मुख्य उपाय बताए गए, वो कौन कौन से, जिनको हम निदान पंचक कहते हैं। जैसे ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, निदानम पूर्व रूपानि रूपाय उपशतदा संप्राप्त संप्राप्तिश्च इति विज्ञानम रोगानाम पंचधा स्मृत, मतलब ये माधव निदान का श्लोक है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से 5 फैक्टर निदान पंचक में, दैट इज निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्त। उसके बाद अगर बात करें निदान का महत्व, निदान उत्पन्न और भविष्य में होने वाले रोगों का ज्ञापक मतलब बताने वाला होता है। जैसे मिट्टी खाने से क्या होगा, भविष्य में कामला होगा। चिकित्सा का आरंभ भी निदान परिवर्जन से होता है। उसके बाद अगर बात करें पूर्व रूप का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्रोमल फीचर्स, पूर्व रूप से रोग का भावी ज्ञान होता है। इसके महत्व इस प्रकार है, जैसे सुख साध्यता या फिर असाध्यता का ज्ञान। यदि किसी रोग के सभी पूर्व रूप एक साथ प्रकट हो जाए, मतलब सारे सिम्टम्स आ जाएं, तो वो रोग क्या होगा, असाध्य होगा या फिर मृत्यु का सूचक होता है। और कम होगा मतलब सारे सिम्टम्स एक बार अपीयर नहीं होते, वो क्या होगा, सुख साध्य होगा। उसके बाद चिकित्सा में उपयोग, पूर्व रूप अवस्था में चिकित्सा, जैसे ज्वर में लघु अशन कर देने से रोग क्या होता है, आगे नहीं बढ़ता, रोग वहीं शांत हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें रोग के भेद की, तो रक्त पित्त और प्रमेह जैसे रोगों में अरुचि पूर्व रूप से ही रोगों का भेद किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें रूप का महत्व मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, रोग के संपूर्ण स्वरूप को जानने के लिए रूप का ज्ञान आवश्यक है। रूप ज्ञान से ही रोग की साध्यता फिर असाध्यता का ज्ञान होता है। जैसे जिस रोग के कारण पूर्व रूप और रूप अल्प मतलब कम हो और दुष्य प्रकृति दोषों के समान गुण वाले न हो, वह रोग क्या सुख साध्य होता है, मतलब उसको आसानी से हम क्योर कर सकते हैं। इसके विपरीत सभी लक्षणों का भयंकर रूप में मिलना, वो क्या होता है, असाध्यता का लक्षण। अगर बात करें उपशय का महत्व मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ थेरेपेटिक टेस्ट, जिन रोगों के लक्षण एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हों या अस्पष्ट न हो, वहां रोग को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, दैट इज उपशय, मतलब ट्रायल एंड एरर टेस्ट और थेरापेटिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इससे रोग का निश्चित पता चलता है। अगर बात करें संप्राप्ति का महत्व मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोजेनेसिस, दोषों की अंशांश कल्पना, व्याधि बल और रोग के काल का सटीक ज्ञान संप्राप्ति से ही होता है। संप्राप्ति जाने बिना की गई चिकित्सा क्या होती है, असफल होती है। तो अगर बात करें मॉडर्न कोरिलेशंस, हाउ निदान पंचक इज कोरिलेटेड विथ मॉडर्न,
जैसे ईटोलॉजिकल फैक्टर्स, तो जैसे हमने पढ़ा था सन्नी क्रस्ट हेतु मतलब इमीडिएट कॉज, किससे कोरिलेट करता है? एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी, पोटेंट टॉक्सिन्स और एक्यूट इन्फेक्शन, जहां क्या होता है डिजीज मैनिफेस्टेशन इज इमीडिएट। उसके बाद विपक्रिस्ट हेतु मतलब डिलेड कॉज, किससे कोरिलेट करते हैं? क्रोनिक क्यूमुलेटिव एक्सपोजर, जैसे स्मोकिंग करने से क्या होता है? इम्फाइसीमा, इन्फेक्शंस विद लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। और वह भी चाह रही है तो मतलब वीक कॉज, किससे? सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस और असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। ये कहता है होस्ट इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सप्रेस द वीक पैथोजन, मतलब होस्ट की जो इम्यूनिटी है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ताकि जो वीक पैथोजन है उसको क्या कर खत्म कर दे रहा है, उसको सप्रेस कर दे रहा है। फिर आता है प्रधानिक हेतु मतलब पोटेंट कॉज, इससे कोरिलेट करते हैं मतलब हाईली वायलेंट पैथोजेंस जैसे सेप्टिसीमिया, फैटल पॉइजन्स, क्या कहते हैं? दैट इज रैपिड फिजियोलॉजिकल डिटीरिएशन। हमने थ्री फंडामेंटल कॉजेज मतलब त्रिविध हेतु, द थ्री फंडामेंटल कॉजेज दैट इज त्रिविध हेतु। असात्म इंद्रियात संयोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिकल एंड द सेंसरी स्ट्रेसेस, जैसे एग्जांपल लाउड नॉइज, क्या हमारा हियरिंग लॉस हो जाएगा। इंटेंस स्क्रीन टाइम, क्या होगा? हमारे विजुअल का स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम स्क्रीन चलाने से या फिर फोन चलाने से क्या होगा? आंखों पे जोर पड़ता है ना, मतलब क्या है? असात्म इंद्रियात संयोग को कोरिलेट करते हैं। उसके बाद प्रज्ञा अपराध मतलब किससे क्लोजली रिलेट करता है? मतलब लाइफस्टाइल इंड्यूसिंग डिजीज जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, बिहेवियरल हेल्थ इश्यूज जैसे नोइंग, मतलब हमें पता है कि जंक फूड खाने से क्या होगा? डिजीज हो रहा है, ओबेसिटी होगी, फिर भी हम क्या करते हैं? खाते हैं। हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर। फिर आपका क्या है? परिणाम मतलब का रिलेटेड टू द क्रोनोबायोलॉजी, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स एंड एज रिलेटेड डीजेनरेटिव डिजीज, ये सारे क्या है? परिणाम की वजह से होते हैं, मतलब काल की वजह से होते हैं। उसके बाद बात करें निदान पंचक का क्लिनिकल डायग्नोसिस, जैसे निदान को किससे रिलेट करते हैं? दैट इज इटियोलॉजी फेयर कॉजेटिव एजेंट से। पूर्व रूप को प्रोड्रोम या फिर प्रोड्रोमल फेजेस मतलब अर्ली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। उसके बाद रूप क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स दैट इज द सिम्टोमेटिक फेज ऑफ डिजीज। उसके बाद आता है उपचार, एक्स जुवेंटिवस और थेरापेटिक ट्रायल, क्या है? कंफर्मिंग अ डायग्नोसिस बाय द ऑब्जर्विंग द पेशेंट रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। फिर आता है संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस मतलब द सेलुलर एंड द सिस्टमैटिक इवेंट्स लीडिंग टू डिजीज। उसके बाद अगर बात करें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अग्निदुष्टि एंड जाठर अग्नि का महत्व मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ जाठर अग्नि। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का जीवन, बल, ओज और स्वास्थ्य केवल किस पे डिपेंड करता है? मतलब अग्नि पर टिका हुआ है, मतलब अग्नि पर डिपेंडेंट है। भोजन का पचना, धातुओं का निर्माण और ओज की उत्पत्ति सब किस है? सब अग्नि पे डिपेंडेंट है। अग्नि के बुझ जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि अग्नि युक्त रहे तो मनुष्य लंबे समय तक निरोगी होगा। यदि अग्नि विकृत हो जाए तो मनुष्य रोगी हो जाता है। इसलिए अग्नि का जीवन को मूल कहा गया है। अग्नि को जीवन का मूल कहा गया। उसके बाद अग्नि के कितने टाइप्स होते हैं? तो अग्नि के आपके 80 टाइप्स होते हैं। अग्नि के कितने टाइप्स होते हैं? 80 टाइप्स आपको देखने को मिले। आयुर्वेद में मुख्य रूप से 13 प्रकार की अग्नि बताई गई। कौन कौन सी? एक तो आपकी जाठर अग्नि होती है, 5 तो आपकी भूताग्नि होती है और 7 आपकी धातु अग्नि। जब इन 13 अग्नियों को उनके 4 भेदों सम, विषम, तीक्ष्ण, मंद में बांटते हैं तो अग्नि के कुल कितने? 80 प्रकार बनते हैं। उसके बाद अब आते हैं जाठर अग्नि का कार्य क्षेत्र मतलब रोड ऑफ जाठर अग्नि। सभी 20 अग्नियों में जाठर अग्नि सभी जाठर अग्नि सबसे प्रधान है। ये आमाशय से लेकर पक्वाशय तक क्या है? कार्य करती है। ये अन्य सभी अग्नियों जैसे धातु अग्नि, भूता अग्नि को बल प्रदान करती है। अगर बात जाठर अग्नि, तो जाठर अग्नि के 4 इंपॉर्टेंट कार्य है। वो कौन कौन से? दैट इज गृहति मतलब इंजेशन, आहार को ग्रहण करना। पचती मतलब डाइजेशन, आहार को पचाना। विवेचती मतलब पचे हुए रस और मल को अलग अलग करना। और मुच्यति मतलब मल मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। ये सारे क्या है? जाठर अग्नि के कार्य होते हैं। उसके बाद धातु पोषण है मतलब थ्योरीज ऑफ टिश्यू नरिशमेंट। जाठर अग्नि से पचे हुए आहार रस से शरीर की धातुओं का निर्माण कैसे होता है, इसे समझाने के लिए आचार्य ने 3 प्रमुख न्याय दिए। और कौन कौन से न्याय? दैट इज क्षीर दधि न्याय, दैट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एसिमिलेशन। जैसे दूध से दही, दही से मक्खन बनता है, वैसे ही एक धातु पूरी तरह से अगली धातु में बदल जाती है। जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस और मांस से मेद, इट्स ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आता है केदारी कुल्य न्याय मतलब माइक्रो सर्कुलेशन और टिश्यू परफ्यूजन। जैसे खेत की क्यारियों में नाली के माध्यम से पानी बारी बारी पहुंचता है, वैसे ही आहार रस से सभी धातुओं का क्या कर्म से पोषण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज केदारी कुल्य न्याय। फिर आता है खले कपोत न्याय मतलब सेलेक्टिव अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे खलियान में कबूतर अपनी अपनी पसंद का दाना चुनकर उड़ जाते हैं, वैसे ही हर धातु आहार रस से अपने लायक पोषण खींच लेती है और बाकी को क्या होती है? छोड़ देती है। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज खले कपोत न्याय। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस से शुक्र बनने में टोटल कितना? 1 मास मतलब 30 दिन का समय लगता है। उसके बाद दोष धातु मल के क्षय अनुवृद्धि का सामान्य सिद्धांत। दोष धातु और मल का बढ़ना,
या फिर घटना शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। यह आयुर्वेद में सामान्य विशेष सिद्धांत पे आधारित है। तो ये श्लोक हमने फर्स्ट वर्ग में काफी अच्छे से याद किया था, तो हमें वापस याद करना है। सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणाम हास्य हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयश्य। मतलब सामान्य समान गुण वाली चीजें हमेशा भाव को बढ़ाती हैं, वृद्धि का कारण है। विशेष मतलब हमेशा, और विशेष मतलब विपरीत गुण वाली चीजें हमेशा क्या होती है, घटाती है। दो धातु क्षय के सामान्य कारण, तो अतिव्यायाम, अनशन, चिंता, रूखा और बहुत कम खाना, हवा धूप का अति सेवन, डर, शोक, रात्रि जागरण, वृद्धावस्था और मल शुक्र का अतिशय, ये सभी क्या है, दोष और धातुओं के क्षय के कारण है। उसके बाद दोष धातु के क्षय के लक्षण क्या होगा, मतलब दोष भी क्षय हो रहा है और धातु भी क्षय हो रहा है, तो उसके कुछ लक्षण होंगे ना, मतलब सिम्टम्स होंगे ना, कौन कौन से, जैसे शरीर की मांसपेशियों का ढीला पड़ना, जोड़ों का अपनी जगह से खिसकना या ढीला होना, खून में जलन महसूस होना, चर्बी का पिघलना और कम होना, शुक्र का बाहर ना निकलना या कम बनना, ये सारे क्या होते हैं, दोष और धातु क्षय के लक्षण होते हैं। उसके बाद ओज क्षय की लक्षण बात करें, ओज घटने से बहुत ज्यादा थकावट, बेहोशी, डरावने विचार और हर समय कमजोरी मतलब बल भ्रंश लगती है। उसके बाद व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन त्रिदोष एंड द पंच महाभूत, तो हम जानते हैं कि जो हम हमारी बॉडी, जो पूरा का पूरा संसार है, सब क्या है, पंच भौतिक है। तो हम देखते हैं कि जो दोष है वो भी क्या पंच भौतिक होते हैं क्या, तो अगर बात करें वात, पित्त और कफ, तो वात के अंदर कौन सा पंच महाभूत डोमिनेंट होता है, आकाश और वायु, इनका काम, तो इनके इनसे कौन कौन से गुण आते हैं, दैट इज सूखा, हल्का, ठंडा और चंचल गुण आते हैं। बात करें पित्त, तो पित्त क्या होता है, अग्नि डोमिनेंट होती है, इसका होता है गर्म, तीखा, तरल गुण आता है। उसके बाद कफ, तो पृथ्वी और जल डोमिनेंट होता है, ये क्या होता है, भारी, ठंडा, चिकना, स्थिर गुण प्रदान करता है। उसके बाद त्रिगोष और त्रिगुण, मन के तीन गुण है, जैसे सत्व, रज और तम। इनमें से रज और तम क्या है, मानसिक दोष है, और क्या है, सत्व जो है गुण है। तो ध्यान रखना, शारीरिक और मानसिक दोष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जैसे वात बढ़ने से क्या होता है, रजोगुण बढ़ता है, और कफ बढ़ने से क्या होगा, तमगुण बनता है। उसके बाद वात आदि दोष प्रकोप के हेतु और लक्षण, मतलब सबसे पहले एक एक करके देखेंगे, वात दोष के कौन कौन से रोग है जो प्रकोप होते हैं, मतलब वात को प्रकोप करते हैं, उससे क्या लक्षण आते हैं। जैसे वात प्रकोप हेतु आहार, तो रूखा, कड़वा, कसैला और बहुत ठंडा भोजन का खाना, कम खाना या भूखे रहना। विहार, बहुत ज्यादा व्यायाम करना, ऊंची जगह से गिरना, मल मूत्र आदि के वेगों को रोकना, रात में जागना। मानसिक, जैसे शोक, डर, चिंता, और काल मतलब वृद्धावस्था, वर्षा ऋतु, दिन का आखिरी पहर और भोजन, इन सब फैक्टर से क्या होता है, वात प्रकोप होता है। और जब वात प्रकोप से कुछ लक्षण आएंगे, जैसे कुपित वात के लक्षण की बात करें, जैसे जब वात कुपित होती है तो बल, चमक, सुख और आयु का नाश करती है, मन को दुखी करती है, इंद्रियों के काम करने की ताकत घटाती है, गर्भ को नष्ट करती है और प्राणों को रोक देती है। इसके अलावा अंगों में जकड़ाहट, सुई चुभने जैसा दर्द और रूखापन इसके क्या है, मुख्य लक्षण है। उसके बाद हमारा जो पित्त प्रकोप के हेतु एंड लक्षण, अगर बात करें पित्त प्रकोप है हेतु कौन कौन से हैं, दैट इज आचार्य माधव निदान के अनुसार, दैट इज कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, विधायी पदार्थों का अधिक सेवन करना, ये क्या था, इससे क्या होगा, पित्त प्रकोपित होगा। इसके अलावा तिल, अलसी, दही, सूरा और शुक्त का सेवन भी क्या होता है, पित्त को प्रभावित करता है। उसके बाद विहार और मानसिक कारण, जैसे क्रोध, उपवास, आतप और अत्यधिक स्त्री सेवन, इससे क्या होता है, पित्त प्रकोपित होता है। उसके बाद काल, भोजन के पचते समय, शरद और ग्रीष्म ऋतु में तथा दोपहर और आधी रात में क्या होता है, पित्त स्वाभाविक रूप से प्रकोपित होता है। तो पित्त प्रकोपित हुआ है तो उसके कुछ लक्षण भी होंगे, जैसे शरीर में पित्त के रूप में अग्नि ही रहती है, जब ये कुपित होती है तो अशुभ लक्षण पैदा करती है, जैसे अपच, दृष्टि का कम होना, शरीर के तापमान का बहुत बढ़ जाना, डर, क्रोध, मोह और शरीर का रंग पीला पड़ जाना, संताप, मूर्छा, नींद कम आना, शरीर से बदबू आना और पसीने की अधिकता, ये सब क्या है, पित्त प्रकोपित के लक्षण है। उसके बाद अगर बात करें कफ, कफ दोष प्रकोप हेतु है लक्षण, तो गुरु, मधुर, अति स्निग्ध दूध, गन्ने का रस, दही, घी और ठंडे पदार्थों का अधिक सेवन से क्या होता है, कफ बढ़ता है। विहार और मानसिक कारण, जैसे दिन में सोना, भोजन के तुरंत बाद सोना और किसी भी प्रकार का व्यायाम ना करना, मतलब आलस्य करना। उसके बाद काल, बाल्यावस्था, भोजन के तुरंत बाद और वसंत ऋतु में क्या है, कफ कफ जो है स्वाभाविक रूप से प्रकोपित होता है। तो इसके क्या क्या लक्षण है, जैसे कफ से क्या होता है, कफ से हमें गुरुता आएगी, शरीर में क्या है, सोम, शरीर में कफ के रूप में सोम रहता है। इसके कुपित होने पर शरीर में ढीलापन, दुबलापन, अति मोटापा, अत्यधिक आलस्य, नपुंसकता और अज्ञानता उत्पन्न होती है। शरीर में भारीपन, गुरुता, अंगों में सफेदी, बहुत ज्यादा नींद आना, स्रोतों में रुकावट और मुंह का स्वाद क्या होना, मीठा, मतलब मुख माधुर्य। उसके बाद आता है आक्षेप कष, मतलब दोषों का स्थानांतरण। यह आयुर्वेद का एक अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब आक्षेप कष का अर्थ क्या है, किसी दोष का अपने स्थान से खींच लिया जाना, मतलब वो खुद नहीं जाता, मतलब कोई ऐसा फैक्टर जो प्रेजेंट होता है जो उसको खींच ले जाता है। जब कोई दोष शरीर में ना तो बड़ा हो
ना ही घटाओ, बल्कि अपनी समवस्था अवस्था में मतलब बैलेंस कंडीशन में है, लेकिन प्रकोपित हुई वायु उसके स्थान से खींचकर दूसरी स्थान से ले जाएगी। वहां रोग क्या करेगा, वहां वो जो दोष है रोग उत्पन्न कहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आक्षेपकर्ष कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो शरीर में कफ क्षीण कम हो जाता है, तो कुपित हुई वायु अपने स्थान से प्रकोपित अपने स्थान से स्थित पित्त को खींचकर शरीर में जहां तहां फैला देती है। अब पित्त जहां भी जाता है वहां वायु के कारण क्या करेगा, भेद मतलब पीड़ा या फिर फटने जैसा दर्द प्रोड्यूस करेगा, और पित्त के कारण क्या, दाह जलन पैदा करता है। साथ ही रोगी को भयंकर थकान और क्या होती है, कमजोरी महसूस होती है। तो इसमें इस कंडीशन में हम तो चिकित्सा कैसे करते हैं, तो इस अवस्था में फैले हुए पित्त को शांत करने की दवा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उस कुपित वायु को शांत करना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, पित्त तो खुद से गया नहीं, मतलब उसको खींच के कौन ले गया, वात ले गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वात का शमन करेंगे। तो पित्त को खींच कर ले जा रही है, और क्षीण कफ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो दोष है अपने स्थान पे चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे तो फिर वो रोग नष्ट हो जाएगा। उसके बाद आवरण प्रकरण मतलब कंसेप्ट ऑफ आवरण, फिर ऑकुलजन। आवरण शब्द का अर्थ है मार्ग में रुकावट पैदा करना, ढकना या फिर रोकना। जब किसी गतिशील का रास्ता किसी दूसरे दोष, धातु या मल द्वारा रोक दिया जाता है, उसे क्या, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, आवरण कहते हैं। तो हमें पता है ना, वात मतलब मॉडर्न में कैसे रिलेट करते हैं, नर्वस सिस्टम। तो वात अपनी जगह पे थोड़ी बैठा रहता है, वात तो एक क्या है, मोबाइल मोबाइल डोज है। तो क्या करेगा, पूरी बॉडी में भ्रमण करता रहता है। तो अब सीधी सी बात है, पूरी बॉडी में भ्रमण कर रहा है, तो उसके रास्ते को अगर कोई रोक देगा, तो उसको वो रास्ता कौन कौन रोकता है, या तो दोष रोक सकता है, मतलब पित्त और कफ, या फिर धातुएं रोक सकती हैं, या फिर मल रोक सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, दैट इज हम उनको हम बोलते हैं दैट इज आवरण। आवरण के दो मुख्य अंग होते हैं, दैट इज आवरक मतलब ऑकुलेटिंग फैक्टर्स, जो दोष या धातु रास्ता रोकता है, मतलब जो रोकेगा उसको हम क्या बोले, दैट इज आवरक। जैसे कफ, पित्त, मेद या मल, ये क्या है, बड़ा हुआ प्रकोपित होता है। और आवृत कहने का मतलब जिसको रोका जा रहा है, जिसका रास्ता रोका जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आवृत। आवृत या क्षीण होता है, मतलब कम होता है, लेकिन रुकने के कारण इसके लक्षण क्या होता है, विपरीत दिशा में प्रकट होते हैं। तो उसके बाद आवरण के भेद की बात करें, आयुर्वेद की संहिताओं में टोटल कितने प्रकार के आवरण है, दैट इज 44 प्रकार के आवरण का वर्णन, आवरणों का वर्णन मिलता है। वात के भेदों का परस्पर आवरण मतलब प्राण, उदान, समान, व्ययान और अपान वायु एक दूसरे पर जो आवरण करते हैं, तो कितना 20 प्रकार का होता है। 200 द्वारा वात का आवरण मतलब पित्त और कफ द्वारा वात के भेदों के 5 आवरण, मतलब क्या होगा, पित्त किसको करेगा, प्राण को, पित्त 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 किसको करेगा, तो पित्त किसको करेगा, प्लस वात के 5 टाइप्स होते हैं ना, प्राण हो गया, उदान हो गया, व्यान हो गया, समान हो गया, वो सबको तो क्या ऐसे 5 वैसे कफ का, तो ऐसे टोटल 10 बनेंगे। धातुओं द्वारा वात का आवरण मतलब रस, रक्त आदि धातुओं का द्वारा वात का आवरण कितने, 7 प्रकार के। उसके बाद मलों द्वारा वात का आवरण, मूत्र और पुरुष द्वारा वात का आवरण मतलब 2 प्रकार से, और अन्य आवरण जैसे अन्य द्वारा, आम दोष द्वारा और वायु के 5 मिश्रण, ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। जब दोष आवरक रास्ता रोकने वाला, सबसे पहले उसे कम करने की चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो रास्ता रोक रहा है उसको हटाएंगे। उसके बाद जो दोष आवरित हुआ है उसे अनुलोमन मतलब सही दिशा में करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आवरण में सबसे ज्यादा वात ही रुकती है, इसलिए चिकित्सा में वात को शांत करना सबसे जरूरी होता है। उसके बाद अगर बात करें मॉडर्न पैथोलॉजिकल कोरिलेशंस, पित्त एंड कफ एग्रीवेशंस, पित्त प्रकोप से जैसे कोरिलेट करते हैं, जैसे स्टेट्स ऑफ हाइपर मेटाबॉलिज्म, हाइपर एसिडिटी, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड्स एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स ओवरड्राइव। Symptoms like increased body temperature, burning sensations and tissue suppuration मतलब पाक अवस्था, ये सारे क्या होते हैं, पता है, पित्त प्रकोपक हेतु। हार्मोनल सर्ज लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म और इन्फेक्शियस फीवर। अगर बात करें कफ प्रकोप, तो किससे कोरिलेट करते हैं, हाइपोमेटाबॉलिज्म, फ्लूइड रिटेंशन जिसको हम एडिमा भी बोलते हैं, एनाबॉलिक एक्सेस, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस और सिम्टम्स लाइक लेथार्जी, हैवीनेस, पैलर, ओबेसिटी। किससे कंडीशन से, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसके बाद आक्षेपकर्ष मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ डोसाज, मतलब किससे, एक्टोपिक मैनिफेस्टेशंस और रेफर्ड पैथोलॉजी। मतलब मॉडर्न में इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फंक्शनल डिसरेगुलेशंस कैन ट्रांसलोकेट इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स और मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स टू अ साइट वेयर दे नॉर्मली डोंट एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है, मतलब फंक्शनल डिसरेगुलेशन है, मतलब क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं और जो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वहां चले जाते हैं जहां पे वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो क्या, जिससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, सिस्टमैटिक सिम्टम्स कॉज करते हैं। आक्षेपकर्ष इन मॉडर्न कोरिलेशंस। तो उसके बाद अगर बात करें कंसेप्ट ऑफ आवरण मतलब ओक्लूजन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न, तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी इन मॉडर्न, तो क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फ्लो, जैसे वात किसको रिप्रेजेंट करता है, नर्व इम्पल्स को, ब्लड फ्लो और पेरिस्टल्सिस ब्लॉक्ड बाय फिजिकल और मेटाबॉलिक एंटिटी, जैसे क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्लेग, म्यूकस प्लग और ट्यूमर से वो क्या करेगा, इट लीड्स टू डाउनस्ट्रीम पैथोलॉजी।
जैसे आपका मेद आवृतवात तो क्या होगा, अथीरोस्क्लेरोसिस मतलब फैट और मेदा क्या ब्लॉक करता है ब्लड फ्लो को या फिर वात को, लीडिंग टू क्या, हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद कफ तो क्या करेगा, अस्थमा और सीओपीडी मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, म्यूकस कफ फ्लो। उसके बाद आता है दैट इज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विभिन्न आवरणों के विशिष्ट लक्षण। जब किसी दोष का रास्ता किसी अन्य दोष धातु या मल द्वारा रोक लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, आवरण कहते हैं। आचार्य चरक ने आवरणों के अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत लक्षण बताए। तो उसके बाद प्राण आवरित उदान, सिर में जकड़ाहट, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत और हृदय रोग। तो उदान आवृत प्राण, ओज बल और वड़कानाश और अंततः मृत्यु। समान आवृत अपान, पेट में शूल, ग्रहणी रोग और पसलियों में दर्द। उसके बाद पित्त और कफ द्वारा वात का लक्षण, पित्त आवृत वात में दाह, तृष्णा, शूल, चक्कर आना और ठंडी चीजों की इच्छा होना। तो और कफ आवृत वात, शरीर में भारीपन, ठंड लगना, सूजन, अरुचि और गर्म चीजों की इच्छा। ये सारे ध्यान से देखें। तो जो जो आपका आवरक है ना, जो ढक रह रहा है, उसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। धातुओं द्वारा वात का आवरण, तो यहाँ पे रस आवृत तो हृदय में पीड़ा, बुखार और जल्दी, रक्त आवृत में त्वचा में भयंकर जलन, लाल चकत्ते और सूजन। मांस आवृत में क्या होगा, मांसपेशियों में कठोरता, ट्यूमर, शरीर में चींटियां जलने से ऐसा महसूस होता है। मेद आवृत मतलब अंगों में स्निग्ध शीत सूजन जो बहुत मुश्किल से ठीक होती है, मतलब क्या है, कृक्षादय। उसका अस्थिवृतवात, हड्डियों में सुई चुभने जैसा दर्द होना और हड्डियों का टूटना, ये क्या है, अस्थि आवृतवात। मज्जा आवृतवात मतलब हाथ पैर का मुड़ना, जमाई आना और दर्द वाली जगह को दबाने से क्या होता है, आराम मिलता है। उसका शुक्र आवृत, शुक्र बहुत तेजी से निकलना मतलब शीघ्र पतन या फिर बिल्कुल ना निकलना और नपुंसकता, ये सब क्या है, दैट इज शुक्र आवृतवात। मलोदोरा वात का उड़न मतलब मूत्र आवृतवात, तो क्या हो गया, पेशाब का रुकना, मूत्राशय में सूजन या फिर दर्द। वर्चस्व आवृत में वात मतलब भयंकर कब्ज, मल त्याग में बहुत दर्द, पेट फूलना और वायु का उल्टी दिशा में चलना, ये क्या है, मतलब पुरुष आवृतवात। उसके बाद अन्न आवृतवात मतलब जब खाया हुआ भोजन वात को रोकते, तो भोजन करने के तुरंत बाद पेट में दर्द होता है और जैसे ही भोजन पच जाता है तो क्या होता है, दर्द शांत हो जाता है। उसके बाद आवरण और शंग में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आवरण की देखिए, तो दोष धातु और मल अन्न आदि द्वारा वात का मार्ग रोक दिया जाता है। इसमें आवरक दोष के लक्षण दिखते हैं, मतलब जो रोकेगा उसी के लक्षण दिखेंगे, लेकिन आवरित दोष का स्वाभाविक काम नहीं हो पाता। आवरित दोष के लक्षण क्षीण नहीं होते बल्कि आवरण के लक्षण प्रधान रूप से दिखते हैं। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि मतलब आवरित मतलब आवरक अपना लक्षण दिखा रहा है, आवरित नहीं दिखा, मतलब क्या है, तो उसके भी लक्षण क्या होते हैं, लेकिन क्या है, ये रोक देता है तो उसके लक्षण स्पष्ट नहीं हो पाते। आवरण से विमार्गमन नहीं होता है, आवरण प्रायः दोषों और दुष्यों में से होता है। उसके बाद क्या, संख्य मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, दोष या दुष्य का स्रोतस में रुक जाना, यह स्रोतोदृष्टि का एक प्रकार है। मतलब स्रोतोदृष्टि कितने प्रकार की, अति प्रवृत्ति, संघ, ग्रंथि और विमार्गम। उसके बाद संघ के स्थान में दोष दृश्य की वृद्धि और आगे के स्थान पर उनकी कमी होती है। संघ के बाद विमार्गमन उल्टी दिशा में जाना, संघ में आम की मुख्य भूमिका होती है। उसके बाद वात आदि नाम मान विकल्प मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द, शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए वात पित्त कफ हमेशा एक ही मात्रा में कुपित नहीं होते, उनके कम ज्यादा होने से असंख्य वायरियां बन जाती हैं। आचार्य जैक ने रोगों को समझने के लिए 62 विकल्पों का वर्णन किया और तीसरा क्या है, स्वस्थ अवस्था है। उसके बाद 62 विकल्पों का मूल विज्ञान इस प्रकार है। एक दोष वृद्धि से मतलब वात पित्त कफ तीन वे, संसर्ग वृद्धि से क्या होता है, जब एक दो दोष एक साथ बढ़े, इसके 9 भेद होते हैं, जैसे वात पित्त दोनों बराबर बढ़े या वात ज्यादा पित्त कम बढ़े। उसके बाद सन्निपात वृद्धि मतलब जब तीनों दोष एक साथ बढ़े, इसके 25 भेद होते हैं। एक दोष है जो वात पित्त कफ का घटना है, संसर्ग क्षय मतलब 9 भेद और सन्निपात क्षय मतलब 25 भेद। और दोष सन्निपात मतलब क्षय वृद्धि में से जब एक दोष बढ़े और दूसरा घटे, इसके कितने होते हैं, 13 भेद होते हैं। उसके बाद अगर बात करें मॉडर्न कोरिलेशन से, तो आवरण, तो मॉडर्न से ओकोलॉजी पैथोलॉजी वर्सेस सम। तो आवरण कहने का मतलब है किससे, फंक्शनल और एक्टिव ओकोलॉजन, जहाँ कहता है हाइपर एक्टिव सिस्टम्स लाइक सम का सीवियर स्पेज्म, हाइपर एसिडिटी और प्रोफाउंड सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशंस और एंड क्या पैरालाइज करता है नॉर्मल लव कंडक्शंस और पेरिस्टाल्सिस फॉर। आम का जो अनआवृत वाटर परफेक्टली किसके नाम का, पोस्ट पैरेंडियल एंजाइना और इश्चीमिया बाउल डिजीज। सिम्टम्स का राइज इमीडिएटली आफ्टर रीटिंग एंड सबसाइड्स अपॉन डाइजेशन। उसके बाद आता है संघ, कोरिलेट्स किससे करते हैं, मैकेनिकल और द स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शंस के कंडीशन लाइक आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, बिलियरी आर्टेरिया और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस। कोश विकल्प मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिससे रिलेट करते हैं मल्टी फैक्टोरियल एटियोलॉजी एंड द सिंड्रोमिक प्रेजेंटेशन। तो a patient with might have hyperthyroidism, पित्त वृद्धि, combined with anxiety and the tremors, but decreased mucosal lining